देखिए, इसके पहले हम लोग क्लोरोफार्म कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको ब्रोमोफार्म की बात है तो ब्रोमोफार्म पूछता नहीं है, वैसे एक रिएक्शन है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमको पढ़ना है आयोडोफार्म, CHI3 फार्मूला, CHI3 ट्राई आयोडोमेथेन, IUPAC नाम होगा। बनाने की विधियाँ, प्रयोगशाला विधि, एक रिएक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, हैलोफार्म अभिक्रिया। तो हैलोफार्म अभिक्रिया क्या होता है? एथिल एल्कोहल अथवा एसीटोन पर X2KOH की, एथिल एल्कोहल अथवा एसीटोन पर X2 का मतलब कोई हैलोजन, तथा KOH की क्रिया कराने पर हैलोफार्म बनता है। हैलोफार्म देखिएगा थोड़ा कटा हुआ है, हैलोफार्म बनता है। यह अभिक्रिया हैलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। जैसे रिएक्शन करा दें, CH3CH2OH एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, (4X2 + 6NaOH, ये याद रखना पड़ता है, भूल जाता है, ध्यान रखिएगा। CH3CH2OH + 4X2 + 6NaOH, तो क्लोरोफार्म बनेगा CHX3 + HCOONA, CHX3 हैलोफार्म प्लस HCOONA सोडियम फार्मेट प्लस 6NaOH है तो क्या बनेगा 5NaX प्लस 5H2O। ये एक कम हो जाएगा और एक ही ज़्यादा हो जाएगा। जितनी ये संख्या है NaOH 5NaOH क्या बोलते हैं 5NaX प्लस 5H2O, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर हम एसीटोन लेते हैं तो 4NaOH, एल्कोहल होगा तो 6NaOH, एसीटोन होगा तो 4NaOH। जितना NaOH है उससे एक कम क्या है 3X2 हैलोजन। इसमें कितना है, जितना NaOH है उससे दो कम क्या है हैलोजन। थोड़ा ध्यान से समझ के याद करिएगा, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3CO CH3 + 4NaOH + 3X2 क्या बनेगा हैलोफार्म CHX3, इसी को क्या बोलते हैं हैलोफार्म, प्लस 3NaX प्लस CH3CONA प्लस 3H2O। तो यहाँ पे एल्कोहल था, फार्मेट बना है, और यहाँ पे एसीटोन है तो एसीटेट बना है, सोडियम एसीटेट प्लस 3H2O 3NaX, 3H2O 3NaX, एक कम 4NaOH है तो 3NaX 3H2O, 6NaOH है तो 5NaX 5H2O। अब X2 की जगह पर I2 रखने पर क्या बनेगा आयोडोफार्म, तथा X2 की जगह पर Br2 रखने पर क्या बन जाएगा ब्रोमोफार्म प्राप्त होता है। क्लियर। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। NaOH या KOH के स्थान पर हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, Na2CO3 का भी। ये भी मान लो कहीं Na2CO3 होगा तो ये भी क्या है हैलोफार्म अभिक्रिया है। यह रिएक्शन कैसे होगा CH3CO CH3 + 3I2 + 2Na2CO3 CHI3 CH3CONA 3NaIH2O + 2CO2। इसी तरह एल्कोहल होगा C2H5OH 4I2 3Na2CO3 CHI3 HCONA 5NaI2H2O + 3CO2। कहने का मतलब यह है कि सोडियम कार्बोनेट होगा तो सिर्फ क्या बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सारे प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। तो अगर सोडियम कार्बोनेट भी कहीं दिया हुआ है तब भी हम क्लियर रहेंगे कि ये भी हैलोफार्म अभिक्रिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसी से क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी। वे सभी यौगिक जिनमें CH3CO, याद रखिएगा CH3CO ये समूह उपस्थित होता है, या वे यौगिक जिनमें यह समूह ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न हो जाता है हैलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कोई भी अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का यही ग्रुप है CH3 डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे H लगा दें तो एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3 लगा दें तो एसीटोन बन जाएगा। मतलब ये ग्रुप अगर कहीं दिखे ऐसा CH3 डबल बॉन्ड O,
या उसके ऑक्सीडेशन से हमको ये मिले, तो ये ग्रुप जिस जिस कंपाउंड में पाया जाएगा वह कंपाउंड हैलोफार्म अभिक्रिया देगा। इससे क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से हैलोफार्म अभिक्रिया देगा, 4 ग्रुप देगा, आपको पहचानना होगा कौन देता है कौन नहीं देता। ओके, अब देखिए भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण क्या है इसका, यह गहरे पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक 392 केल्विन। इसमें विशेष प्रकार की अरुचिकर गंध होती है। क्लोरोफार्म में मीठी गंध होती है, लेकिन इसमें क्या है, अरुचिकर गंध होती है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। जल में अविलेय है, जैसा कि सब पढ़े हम, जल में अविलेय, कार्बनिक विलायकों में विलेय है। रासायनिक गुण, आयोडोफार्म की प्रमुख अभिक्रियाएं क्लोरोफार्म के समान है। जो रिएक्शन हम क्लोरोफार्म पढ़े थे, मैक्सिमम रिएक्शन आयोडोफार्म के वही होते हैं। हमको क्या करना है, जहाँ पे Cl है वहाँ पे I का यूज करेंगे, सारे प्रोडक्ट हमारे वैसे ही मिल जाएंगे। अब इसका उपयोग क्या है प्राथमिक इम्यूनो के परीक्षण में। तो प्राथमिक एमीन का परीक्षण किसमें होता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया पढ़े हैं। एसिटिलीन के निर्माण में जिंक चूर्ण से रिएक्शन करा रहे तो एसिटिलीन बन रहा था। प्रतिरोधी के रूप में, इसका प्रतिरोधी गुण इसके मुक्त होने वाले आयोडीन के कारण होता है। कार्बन आयोडीन का जो बांड होता है ना, बहुत ही अस्थायी होता है, इसकी वजह से वायु में खुला छोड़ते हैं तो आयोडीन टूट के बाहर हो जाता है। तो इसके लिए हम देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रकाश तथा वायु में खुला रखने पर यह मंद गति से विघटित होकर आयोडीन मुक्त करता है, क्योंकि कार्बन आयोडीन बंध कम अस्थायी होता है। इसी कारण AgNO3 विलयन के साथ Agi का पीला अवक्षेपित। क्वेश्चन आता है कि AgNO3 विलयन के साथ आयोडोफार्म पीला अवक्षेप देता है जबकि क्लोरोफार्म ऐसा नहीं करता है। तो क्यों, इसलिए कि कार्बन आयोडीन का बांध अस्थायी होता है, मतलब कम अस्थायी होता है, टूट जाता है, और ये I- Ag से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, Agi। ओके, आयोडोफार्म को गर्म करने पर I2 की बैगनी रंग की वाष्प निकलती है। एक और पहचान है इसका, उष्मा का अगर प्रभाव पूछे कि क्या होगा आयोडोफार्म को जब हम गर्म करेंगे, तो गर्म करते हैं तो बैगनी रंग की आयोडीन की क्या होती है, वाष्प निकलती है। क्लियर। अब अगला है हमारा टेट्राहेलोएल्केन। तो टेट्राहेलोएल्केन डिफिनीशन हम नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि अभी मोनोहेलोएल्केन, डाईहेलोएल्केन, ट्राईहेलोएल्केन सबकी परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं कि एक हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस होगा तो मोनो, 2 हाइड्रोजन 2 हैलोजन के द्वारा रिप्लेस होगा तो डाई, 3 रिप्लेस होगा तो ट्राई। इसी प्रकार 4 हाइड्रोजन 4 हैलोजन के द्वारा अगर किसी भी क्या बोलते हैं एल्केन से रिप्लेस हो जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, टेट्राहेलोएल्केन। तो इसमें हमको एक ही से पढ़ना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। विरेचन की विधियाँ मेथेन से बनाते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन करा देंगे मेथेन का ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन लेके, तो हमको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, CCl4 + 4HCl। एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, CH4Cl2 CH4Cl2 CH4Cl2, तो 4 चौथे स्टेप में मिलता है। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं। अगला रिएक्शन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नए तरह का रिएक्शन है, इसको भी देखिएगा। क्लोरीन की कार्बन डाइसल्फाइड पर अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 + 3Cl2 रिएक्शन कराते हैं तो CCl4 + H2Cl2 बनता है। फिर इसी का रिएक्शन फिर Cl2 से हम करा दें दोबारा, H2Cl2 पुनः CH2 से अभिक्रिया करके CCl4 बनाती है। CH2 + OH2Cl2 CCl4 + 6S। CH2Cl2 को क्या बोलते हैं, सल्फर मोनोक्लोराइड। तो इसका भौतिक गुण क्या है, ये एक रंगहीन मीठी गंध का भारी द्रव है। इसका क्वथनांक 350 केल्विन। यह पूर्णतः अज्वलनशील तथा जहरीला होता है, जलता उलता नहीं है और जहरीला होता है, इसलिए आग बुझाने में इसका उपयोग करते हैं और आग बुझाने में यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम पायरीन भी कहते हैं। अभी आगे हम लिखवा भी रहे हैं। इसकी अधिक मात्रा से अगर मात्रा किसी का यूज कोई कर ले तो गहरी नींद आएगी, बेहोशी हो जाएगी, और ज़्यादा होगा तो क्या आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। तो ये जनरल प्रॉपर्टी, इसको तो हम जानते ही हैं कि जल में क्या है, अविलेय है, कार्बनिक विलायकों में विलेय है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अगली प्रॉपर्टी क्या है, वसा, तेल, मोम आदि के लिए अच्छा विलायक है, मतलब ये सब इसमें घुल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक चतुष्फलकीय अणु है और ध्रुवीय होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। इसके पहले भी बताए थे कि CCl4 अध्रुवीय है जबकि CHCl3 ध्रुवीय यौगिक है। और ज्वलनशीलता रासायनिक गुण में सबसे इम्पॉर्टेंट,
और ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र में किया जाता है तथा इसे पायरीन भी कहते हैं। आग बुझाने के काम आते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पायरीन। याद रखिए, पायरीन किसे कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन कहते हैं। अस्थायित्व 773 केल्विन पर यह अस्थायी होता है, परंतु जब इसकी वाष्प का इस 773 केल्विन पर जलवाष्प के संपर्क में लाते हैं, इसकी वाष्प को 773 केल्विन पर जलवाष्प के संपर्क में लाते हैं तो यह अपघटित होकर जहरीली गैस फास्जीन उत्पन्न करता है। जलवाष्प से रिएक्शन करा देंगे ना कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो क्या बन जाएगा? फास्जीन, CuCl2 पढ़े थे इसको, CuCl3, CuCl2, CuCl2 फास्जीन गैस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट है, पायरीन से आग बुझाने के पश्चात कक्ष को पूर्णतः वेंटिलेट हवादार कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वरना अगर जलवाष्प की मात्रा रहेगी तो उसमें फास्जीन गैस का निर्माण हो जाएगा, जो एक विषैली गैस है और नुकसान करे। ठीक है, अगला है क्षारीय जल अपघटन। तो क्षार से जल अपघटन करा दें, मतलब क्षार से रिएक्शन करा देंगे तो सी चारों OH सारो क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। अब एक ही कार्बन पर इतने ऑक्साइड मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बिल्कुल अस्थायी हो जाएगा, टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O बनाएगा। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड फिर रिएक्शन करके पोटेशियम कार्बोनेट और H2O बना लेते हैं। अपचयन, तभी क्लोरोफार्म बनाने में इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। नम आयरन चूर्ण द्वारा अपचयित होकर क्या देता है? क्लोरोफार्म। CCl4 Fe प्लस H2O CHCl3 प्लस H2O। राइमर टीमन अभिक्रिया, देखिए अभी इसके पहले हम पढ़ चुके हैं क्लोरोफार्म में भी ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफार्म, यहाँ पे CCl4 है, ये दोनों राइमर टीमन अभिक्रिया है। क्लोरोफार्म में सैलिसिलल्डिहाइड बनता था और इसमें बनता है सैलिसिलिक एसिड। CCl4 को NaOH की उपस्थिति में फिनाल के साथ गर्म करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। इसके पहले पढ़े थे, क्लोरोफार्म को NaOH की उपस्थिति में फिनाल के साथ गर्म करने पर सैलिसिलल्डिहाइड बनता है, तो यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। दोनों रिएक्शन है राइमर टीमन में ये भी लिख देंगे तब भी हो जाएगा, ये भी लिख देंगे। क्वेश्चन ये आता है कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से सैलिसिलिक एसिड, कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से सैलिसिलल्डिहाइड? तो फिनाल CCl4 NaOH करना का OH है, आर्थो पोजीशन पर COH ग्रुप प्लस 4NaCl प्लस 2H2O, इसको बोलते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी का नाम है क्या है? सैलिसिलिक एसिड। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उपयोग CCl4 का, तो सबसे शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में होता है। सूखी धुलाई होती है, जाएंगे कपड़ा वपड़ा धुलवाने तो वहाँ पता चलता है। कीटनाशक के रूप में यूज करते फ्रियान 12 बनाने में, हम इसको लिखवाए नहीं है, उपयोग होता है। रासायनिक गुण में भी यूज हो जाएगा CCl4 के। अभी आगे फ्रियान पढ़ना है, वहीं पे हम बना लेंगे कैसे बनाते हैं। वसा तेल मोम रेजिन के उचित विलायक के रूप में। अगला है सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये फ्रियान थोड़ा सा टाइम, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इसका बहुत ही बनता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, एल्कोनों में दोनों होना चाहिए, क्लोरो भी होना चाहिए, फ्लोरो ग्रुप होना, मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस किससे होगा? क्लोरीन से और फ्लोरीन दोनों से। व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं? फ्रियान। कुछ प्रमुख फ्रियान निम्नलिखित हैं। CFCl3 ट्राई क्लोरो फ्लोरोमेथेन, फ्रियान 11 बोलते हैं। CF2Cl2 डाईफ्लोरोमेथेन, फ्रियान 12। C2F2 Cl4 टेट्रा क्लोरोफ्लोरोएथेन, फ्रियान 112। कैसे नामकरण कैसे होता है? CFCl3 में कार्बन तथा फ्लोरीन का अनुपात 1:1 है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फ्रियान 11। इसमें कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात 1:2 है, इसलिए क्या बोलते हैं? फ्रियान 12। इसमें क्या है ना, कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन का अनुपात 1:2 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 112, फ्रियान 112। इसके विरेचन की सामान्य विधियाँ क्या हैं? तो सबसे यही क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है जब कार्बन टेट्राक्लोराइड या ऐसे रिएक्शन दे देगा, खाली जगह छोड़ देगा, खाली स्थान भरिए। तो ध्यान रखिएगा, तीनों रिएक्शन बहुत ही आसान है, ईजी है, पढ़ लेंगे आसान है। टेट्राक्लोरोमेथेन या परक्लोरोएथेन, इसी को बोलते हैं हेक्साक्लोरोएथेन। परक्लोरोएथेन क्या बोलते हैं? परक्लोरोएथेन को हेक्साक्लोरोएथेन की SbCl5
एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, याद रखिएगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में HF से अभिक्रिया द्वारा फ्रियान का निर्माण होता है। CCl4 प्लस HF, सिर्फ एक मॉलिक्यूल यूज करेंगे, CFCl3 प्लस HCl, फ्रियान 11 बन गया। CCl4 प्लस 2HF यूज करेंगे तो CF2Cl2 प्लस 2HCl, फ्रियान 12। यही इंपॉर्टेंट है हमारा, ये पूछता है फ्रियान 12 कैसे प्राप्त करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड से, तो ध्यान रखिएगा। C2Cl6 प्लस 2HF, SbCl5C2, F2Cl4, फ्रियान 112 प्लस 2HCl। क्लियर? ये बनाने की विधि है, देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रियान के गुण तथा उपयोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उपयोग बताइए, गुण बताइए, तो ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। यह रंगहीन, गंधहीन, विषित, अत्यंत अक्रिय तथा कम क्वथनांक वाले द्रव। सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी क्या होती है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, विष भी नहीं होता, मतलब पॉइजनस नहीं होता है। अत्यंत अक्रिय तथा कम क्वथनांक वाले द्रव, यह बहुत कम दाब पर ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस कारण इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलन में प्रशीतक कूलेंट के रूप में होता है। इसका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इनको ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। संक्षेप में इन्हें क्या कहते हैं? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं। ओके, तो सब क्या करें आप लोग ना, नोट्स बना करके अच्छे से ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर एक बार वीडियो देख के समझ लीजिए। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद से हम फिर फर्स्ट पेपर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक जितना लिखवाया जा रहा है थोड़ा टाइम दीजिए। देखने में तो 16 मिनट 17 मिनट का वीडियो है, लेकिन पूरा हमारा 1 घंटे का काम है। लिखेंगे फिर उसको पढ़ेंगे तो मैक्सिमम जो एक पीरियड में हम पढ़ते थे उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा। ठीक है, ध्यान से लिखिए, फिर पढ़िए, तैयारी कर लीजिए। कम से कम 2 चैप्टर अगर कवर हो जाए, उसके बाद अगर जुलाई में स्कूल खुलता भी है तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और बुक भी NCERT का ख़रीद ही लिए होंगे, नहीं ख़रीदे होंगे तो मार्केट अब खुल गया, ले भी सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और ज़्यादा पढ़ना हो तो उसके लिए बताएंगे कौन सी बुक और लेना है आपको। इसलिए कि स्कूल खुल रहे हैं, NCERT तो हम पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना है। अभी पता नहीं कभी स्कूल खुलेगा, इसके लिए भी कुछ बुक्स हमको लेनी है, तो बताएंगे कौन सी बुक आप लेंगे कि उससे भी आप घर बैठ के आराम से पढ़ सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।